नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार एक चैलेंज बना हुआ है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ तय वक्त पर हो रहा है। इन तमाम तर्कों से उलट भोपाल से लेकर दिल्ली तक, सिंधिया जी से लेकर प्रधानमंत्री तक मंत्रिमंडल विस्तार पर माथापच्ची, मंथन, बातचीत, मान मनोबल के दौर चल रहे हैं। और ये सब कुछ बयां करता है कि अब की बार ना तो प्रदेश में सरकार बनाना बीजेपी के लिए आसान रहा है और ना ही अब सबको साथ लेकर चलना। वैसे फिर से एक बार दावा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का स्वरूप या ये कहें कि एक फॉर्मूला तय हो चुका है कि कितने लोगों को कहां किस तरह मौका मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि 1 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अगर वीकेंड की बात करें, जो पिछला वीकेंड रहा है, हलचल तेज है और एक बार फिर से हलचल का नतीजा मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर ही देखा जा रहा है। शिवराज सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनका दिल्ली दौरा यह बात बताता है कि अब की बार एडजस्टमेंट करना किस कदर चुनौतीपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पहले पार्टी के आला नेताओं के साथ दिन भर मैराथन मीटिंग की और फिर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इसके पहले सीएम शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मंथन भी किया। इन सारे मंथन के बाद एक सूत्र बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक फॉर्मूला तय हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि 25 से लेकर 27 मंत्री अब की बार दिख सकते हैं। सिंधिया समर्थक 9 से 10 विधायक उसमें शामिल हो सकते हैं और बीजेपी कोटे से 15 से 17 मंत्री इसमें रहेंगे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, इनका मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और समर्थक हैं जिनको मौका मिल सकता है, जिनके बारे में अटकलें हैं, चर्चाएं हैं। हालांकि इन सब के बीच में क्या बीजेपी नेताओं को ही एडजस्ट करना पड़ेगा? क्या इसी वजह से इतनी देर है? यह भी एक बड़ा प्रश्न विपक्ष उठाता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सोमवार को दिल्ली में रुकेंगे। चिंतन मंथन का दौर जारी है और आगे भी जारी रह सकता है। कुल मिलाकर इन सब के बीच में प्रश्न वही है, सवाल वही है कि आखिर कब, कैसे, किस स्वरूप में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कितने मंत्री शामिल होंगे और कहां से कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा और कितनों को अब की बार बलिदान देना पड़ सकता है। तो दिन भर जो है आज मेल मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और रविवार को भी दिन भर मेल मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग आला नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें हैं। जो मंत्रिमंडल विस्तार था, बताया जा रहा था कि इसी महीने, जून के महीने तक पूरा हो सकता है। अंतिम तारीख में 30 तक सबको इंतजार था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि 1 तारीख को संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जुलाई की पहली तारीख को। इन सब उथल पुथल के बीच में 3 बड़े अहम सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि सिंधिया समर्थकों के पार्टी में शामिल होने के बाद में उनको यथास्थान देना, उनको उचित स्थान देना, उसकी वजह से क्या बीजेपी के नाम कट रहे हैं? क्या बीजेपी में एक फॉर्मूला अंदर सेट नहीं हो पा रहा है? क्या सबके एडजस्टमेंट के साथ साथ कोई और भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आने वाले उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती हैं? इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे परिचय आपसे कराते हैं और आज का पैनल बड़ा खास है। संजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ में पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। मुखर वक्ता हैं और स्पष्ट वक्ता हैं और खरी खरी बोलने और कहने में यकीन करते हैं। हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो इन सारी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखें। आप तीनों का स्वागत है। संजय यादव साहब, विपक्ष बार बार कहता रहा पहले कि आप मंत्रिमंडल विस्तार करें, आपको समझ में आएगा कितनी चुनौती, कितनी दिक्कतें। अभी भी एक बार ये जो कहा जा रहा था कि जून तक विस्तार हो जाएगा, अंततोगत्वा नहीं हुआ, मंथन अभी भी जारी। अब क्या कहना है विपक्ष का? मैं पाठक जी आपसे पूछना चाहता हूं पहले कि जब हम कहते रहे कि मंत्रिमंडल नहीं बनाया, शिवराज जी अकेले पूरी सरकार चला रहा है। हाँ जी। और पूरे उद्योग, ट्रांसफर उद्योग में शिवराज जी अकेले ने बाजी मार ली है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप कल मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं, परसों बनाने जा रहे हैं, तो क्या सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, यहाँ कोरोना का संकट खत्म हो गया क्या? जीरो हो गया क्या केस? पहले वो घोषणा करना चाहिए, क्योंकि पहले तो इन्होंने बहाना बनाया कि 3 महीने कोरोना संकट के कारण हम मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए। जब 5 बनाए थे उसी समय पूरा मंत्रिमंडल बन जाता। तो जो कोरोना का संकट था, 3 महीने किसी भी जिले में किसी भी मंत्री ने कोई दौरा नहीं किया, किसी की सुध नहीं ली। अगर मंत्रिमंडल होता, प्रभारी मंत्री होते,
तो कम से कम जिले वाइज जाके दौरा करते। लेकिन चाहे जबलपुर हो, चाहे कोई भी बड़ा शहर हो जहाँ कोरोना का संकट चल रहा, कोई भी मंत्री ने जवाबदारी नहीं निभाई या सरकार ने जवाबदारी नहीं निभाई। पूरा प्रशासनिक अधिकारियों से जो बनता रहा वो करते रहे। पहली बात तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कोरोना संकट मान के चल रहा है टोटल खत्म हो गया तो मंत्रिमंडल बनाएंगे। वो मंत्रिमंडल न बनने के कारण एक और है कि शिवराज जी को अकेले ट्रांसफर उद्योग चलाना था। वो पटवारी से लेके सीओ जनपद पंचायत से लेके सबका ट्रांसफर, आप देखो रोज पेपरों में 100 ट्रांसफर लिस्ट निकल रही। और आप जब मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं, इनको भी मालूम है कि 20 सितंबर तक चुनाव, अगर चुनाव आयोग करवा लेता है तो ठीक है। और नहीं तो दूसरी बात आपने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संगठन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि सिंधिया गुट, मतलब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गुट कहलाने लगे कि सिंधिया गुट, शिवराज गुट, नरोत्तम गुट। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति गुटबाजी से हो गई। तो ये गुटबाजी के कारण मंत्रिमंडल नहीं बना पाए कि इनको भी मालूम है कि भारी असंतोष है भारतीय जनता पार्टी में। और इसका परिणाम कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा सत्र जो 20 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो 20 तारीख के आसपास इनकी विधानसभा अध्यक्ष बन पाते कि नहीं बन पाते, सरकार कहीं गिर ना जाए। जी तो उन्होंने 3 महीने तो क्या आपके मुताबिक, एक छोटा सवाल, मुझे सबके पास एक प्रतिक्रिया लेनी है। क्या आपको लगता है अब की बार जिस गुट का आपने जिक्र किया, जो पहले आपके साथी थे, अब उनके वहां जाने से ये दिक्कत है, या इस समय जिस तरीके से सरकार बनाई है, ये चैलेंज तो कल भी था, ये चैलेंज आज भी है? देखिए, ये तो जवाब इसका जनता देगी आने वाले चुनाव। इनको ये मालूम है कि चाहे सिंधिया जी गुट के बनाएंगे जो लोग, उनको 20 सितंबर तक उनकी सदस्यता, 20 सितंबर तक अगर आचार संहिता लग गई, मान लीजिए चुनाव की घोषणा हो गई सितंबर तक, घोषणा अगर होती है तो वो कितने दिन के मंत्री रहेंगे? 15 या 20 दिन के। इन्होंने इसलिए टाला कि सिंधिया गुट को गुमराह भ्रमित करके कि आज बना रहे, कल बना रहे, परसों बना रहे, पहले राज्यसभा चुनाव की राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसलिए नहीं बनाया। ठीक है। अब ये कह रहे थे कि कोरोना संकट है, अब अचानक कोरोना खत्म हो गया कि जो मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं। भैया, जब आपने 100 दिन बैटिंग कर ली पूरी अकेले, तो 5-10 दिन और कर लो। अगर 10-15 दिन बाद आचार संहिता लग गई तो स्वाभाविक है मंत्री जिस क्षेत्र के बनेंगे उनको चुनाव लड़ना है, जो सिंधिया गुट जी के बनेंगे। ठीक है, तो मंत्री रहेंगे, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी हैं, और आप भी जानते हैं, आपके पुराने साथी हैं कि वो सिंधिया जी के समर्थक हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त प्रहरी बनकर यहाँ जवाब देंगे। पंकज चतुर्वेदी जी, क्या लगता है, क्या जो सिंधिया समर्थक हैं उन तमाम लोगों को ये मंत्रिमंडल का लॉलीपॉप दिया जो कांग्रेस का आरोप है, और जब इतने दिन कोरोना संकट के नाम से टाल दिए तो फिर क्या अब कोरोना समाप्त हो गया? दोनों का उत्तर दें उन्हें। देखिए, पहली चीज तो ये पुनीत जी के ये जो व्याख्या और विश्लेषण है सिंधिया समर्थक, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी और सिंधिया जी समेत वो तमाम नेता और कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में 10, 11 और 12 मार्च के दरमियान शामिल हुए, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सबका एक ही मंच है और सबका एक ही नेता, कमल का हमारा चुनाव निशान। और कांग्रेस के साथ पीड़ा यह है पुनीत भाई कि उनका दृष्टिकोण दोनों बाधित है। वो गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी में व्यस्त है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कोरोना समाप्त हो गया, कोरोना के अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, और इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने जहां इक्का दुक्का 2-4 10 लोग मिलते हैं हाथ पैर चलाने की कोशिश करी कि सार्वजनिक जीवन में दिखें। नंबर 3, उन्होंने कहा कि मंत्री जो थे वो कोरोना प्रभावित क्षेत्र में नहीं गए, जो मंत्री बने वो भी नहीं गए, बन जाते सब मंत्री जाते। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक कोरोना प्रभावित जिले में गए पुनीत भाई, सब जगह का दौरा कमलनाथ जी ने किया। भोपाल में रहे तो एक अस्पताल में जाकर मिले कोरोना पीड़ित से। दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश के गांव गांव का दौरा किया कोरोना पीड़ितों से बात करने के लिए। अरे लाज आती है कांग्रेस को? नहीं आती। जिनके अपने खुद के नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मुंह छुपाकर बैठे हैं, कहां है कमलनाथ जी? दिखते हैं कहीं सार्वजनिक तौर पर आपको? दिखे कभी? एक झूठा बयान आया। आज सिंधिया जी ने 30 लाख रुपए दिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को कोरोना पीड़ितों के लिए। कमलनाथ जी ने चवन्नी भी खर्च दी और दलाली का जो माल काटा मंत्रालय से। मुझे लगता है पुनीत भाई, आरोप लगाना बहुत आसान है, पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों की पहली प्राथमिकता कोरोना को हराना थी, और जिसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट ज्यादा, मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं,
मध्य प्रदेश में उपचार के तमाम प्रक्रिया बढ़ गई, मध्य प्रदेश में चलिए जांच की संख्या पंकज बढ़ा दी जी, गई। एक बात का हर उत्तर हो मोर्चे गया, पर सरकार दूसरी ने बात का भी तमाम उत्तर उनको संस्थानों से दें। लड़ाई लड़ी है। क्या मंत्री बस- पद का लालच देकर जी। रोक कर रखा गया है सिंधिया जी के तमाम साथियों को? क्योंकि अभी तक बलिदान का हिस्सा केवल सिंधिया समर्थकों के हिस्से में ही आया, खाते में आया। मंत्री पद उन्होंने छोड़ा, विधायकी उन्होंने छोड़ी, पार्टी उन्होंने छोड़ी, और इसके बदले में अभी केवल टिकटों का कंफर्मेशन औपचारिक तौर पर हुआ नहीं। पुनीत जी मैं आपसे 2-3 आग्रह करना चाहता हूं, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, सारे उत्तर दूंगा। पहली चीज तो ये कि किसी भी व्यवस्था में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी, इन दोनों का ये विशेष अधिकार होता है कि कब मंत्रिमंडल बनाना है, नंबर 1, किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, नंबर 2, कब मंत्रिमंडल विस्तार करना है, नंबर 3। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है? कांग्रेस इस बात की चिंता करे कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्या कमलनाथ जी सारे पद रखेंगे? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का अवसर आए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, तो और कोई इनके पास है या नहीं है? और वो कमलनाथ जी जो कोई दिखते नहीं है, लुप्त हो गए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से। ये सरकार की जवाबदारी बनती है। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन की पहली प्राथमिकता कोरोना को हराना, कांग्रेस को कभी भी हरा लेंगे। और जो जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपने अपने पद त्यागे हैं पुनीत भाई, वो त्याग कर आए। लालच होता तो वहां टिके होते, वो त्याग करके आए मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में। तो किसी को पद की कद की लालसा नहीं है, ये कांग्रेस की परंपरा है। वो है तब किसी में कांग्रेस में कोई पार्षद का पद नहीं छोड़े। चलिए ठीक है, अब आपकी बातों का मैं उत्तर ले लेता हूं। संजय यादव साहब, अगर आप सुन पाए हो, कार्यकर्ता है, जो जिम्मा मिलेगा वो जिम्मा संभालेंगे। संजय यादव साहब, अपनी जवाबदारी से छुप रहे हैं। आपका सरकार कोरोना संकट काल में जिलेवाई दौरा करना सरकार की जवाबदारी बनती है कि विपक्ष की? पहले इस बात का जवाब दे। दूसरी बात, जो मजदूर आए थे, समझदार व्यक्ति पूरी मजदूर जो आए थे मध्य प्रदेश में बाहर से, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखा। और सिंधिया जब कोरोना ग्रस्त हो गए, एक दिन में ठीक हो गए, तब उनको 30 लाख 3 महीने से क्यों नहीं दे रहे थे 30 लाख रुपए? सबसे पहले हम पता कर लीजिए कि कांग्रेस वालों ने खुद संजय भाई भारतीय जनता पार्टी के मंच से मजदूरों की सेवा करी है, निःशुल्क भोजन पूरे मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो छाले वाले मजदूर, जो रोते बिलखते मजदूर जो आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के तमाम संगठन, हम सब ने सेवा भाव के साथ काम किया है। न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु आरएसएस के लोगों ने सेवा भाव से काम किया है। तमाम सारे लोगों ने सेवा भाव से काम किया है। ये कांग्रेस का मेवा भाव नहीं है कि मिलेगा तो काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संगठन है जो निस्वार्थ भाव से त्याग तपस्या से सेवा करते। सरकार, आप कमलनाथ जी की एक फोटो दिखा दीजिए संजय भाई, एक फोटो दिखा दीजिए कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने कौन सा? चलिए, दोनों तरफ से पंकज जी और संजय जी, दोनों तरफ से एक तर्क है, दोनों तरफ से एक तर्क है। बात तो ये बात सही है कि कोरोना संकट काल में किसी को भी ना घर से बाहर निकलना था, ना किसी को भी सार्वजनिक तौर पर जाना था। लेकिन चूंकि नेताओं की, और इतने शीर्ष नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, इनकी सार्वजनिक जिम्मेदारियां बनती हैं, सरकार की ज्यादा बनती है, विपक्ष की निगरानी की जिम्मेदारी बनती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल और उससे जुड़े तमाम लेट होने के कारणों की, मंथन चिंतन के बावजूद तारीखें आगे बढ़ने के कारणों। हर्षवर्धन जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और आप इस चर्चा के हर एक दौर में तकरीबन हमारे साथ में शामिल रहे हैं। जो ये बात कही गई कि जो सिंधिया जी के तमाम समर्थक हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो पदों को छोड़कर यहाँ से वहाँ गए, किसी लालच में नहीं गए। फिर इतना एडजस्टमेंट में टाइम क्यों लग रहा? क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों त्याग का, बलिदान का हिस्सा जो है अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मांगा जा रहा है? क्यों इस तरह की खबरें बाहर आ रही? क्या कांग्रेस को ज़्यादा दिक्कत है, इस वजह से खबरें? देखिए, मुझे लगता है पुनीत जी की शिवराज सिंह चौहान के सामने मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, और इसका रास्ता भोपाल के साथ ही दिल्ली और ग्वालियर से भी होके गुजरता है। स्वाभाविक है कि जो 6 मंत्री कांग्रेस सरकार में थे और वो पाला बदल के भाजपा में आए,
उनको तो उनकी जो कैबिनेट बर्थ थी वो देनी ही होगी। इसके अलावा भाजपा के सत्ता में आने के बाद भाजपा के अपने बहुत सारे नेता जो हैं वो मुखर हो रहे हैं। हमने देखा कि दीपक जोशी के बयान आए, बाद में वो हालांकि शांत हो गए। भंवर सिंह शेखावत लगातार मुखर हो रहे हैं कैलाश विजय के खिलाफ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार की जो कुंजी है वो 3 स में छुपी हुई है। एक स सिंधिया समर्थकों को साधना, कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार में जाके उनको भी अपने साथ में लेना, और जो अपने लोग हैं जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और नेता हैं उनको भी समझाना। तो ये 3 स से होके गुजरेगा पूरा मंत्रिमंडल विस्तार। और इसमें वक्त इसलिए लगा कि राज्यसभा चुनाव पहले आ गए, तो अगर मान लीजिए कुछ असंतुष्ट रह जाते विधायक और राज्यसभा चुनाव में वो अपना असंतोष जाहिर कर देते थे, तो जिस तरीके से जो 2 सीटें आई हैं भाजपा के पास वो नहीं आती, तो रणनीति के तहत उसको डिले किया गया। लेकिन मैं अब बात करता हूँ जनता की निगाह से। हम ये देख रहे हैं कि कोविड के कारण प्रदेश का खजाना खाली हो गया है। कोई बहुत पहले भी अच्छी हालत हमारी नहीं थी। तो जनता के विकास के नजरिए से प्रदेश में एक फुल फ्लेज मंत्रिमंडल होना बहुत जरूरी है। आप ये देख रहे हैं सरकार काम तो कर रही है, लेकिन विकास का ब्लूप्रिंट क्या होगा, कोविड से आप कैसे निपटेंगे और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जो है रास्ते पे कैसे लेके आएंगे, वो एक नजरिया अभी अदृश्य दिखाई देता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार जो है संतुलन का विस्तार रहेगा, सत्ता का संतुलन बनाया जाए किस तरीके से, जिससे कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सके। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मंत्री बनाए जाएंगे और जैसा कि उपचुनाव होने वाले हैं, अगर ये मंत्री बन के उपचुनाव के रण में उतरते हैं तो जनता के सामने एक ये विकल्प रहेगा कि वो मंत्री चुन रही है, विधायक चुन रही है। तो मंत्री पद अपने आप में कहीं न कहीं भाजपा उम्मीदवारों के लिए वेटेज साबित होगा। तो भाजपा की रणनीति यही है कि उपचुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए, ताकि जनता के सामने यह कहा जाए कि आप विधायक नहीं मंत्री चुनने वाले हैं। ठीक बात है। चलिए, साग का सवाल तो चतुर्वेदी जी दोनों तरफ ही है। साग का सवाल जहां सिंधिया जी और उनके साथ गए लोगों के लिए भी है कि उन्होंने जो छोड़ा है उनको कोई राजनीतिक तौर पर इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। जनसेवा तो पहले भी कर रहे थे, आगे भी उनको करनी है, क्योंकि वो विधायकी की तरफ जाएंगे या जनता के क्षेत्र की सेवा करें, क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कि सामने अब चुनौतियां ज़्यादा दिख रही हैं। आप लोगों ने तो त्याग कर दिया, आपने पार्टी को निष्ठा से अपना लिया, लेकिन क्या पार्टी के लोग उतनी निष्ठा से अपना पाए? क्या वो अपना कॉल, अपना वचन निभा पाएंगे? अब इस बात में टाइम लग रहा है, इसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? थोड़ा देर से करें लेकिन सही करें, ताकि ज़्यादा विस्फोट ना हो, जिसका इंतजार शायद विपक्ष कर रहा हो। पुनीत जी, आप क्या विश्लेषण करते हैं ये आपका अधिकार है, और बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया और पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि वहाँ किसी प्रकार का कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सब कुछ पूर्णतः सामंजस्य का भाव है। और फिर दोहरा रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्होंने बड़े बड़े पद और बड़े बड़े कद त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया, स्वेच्छा से निर्णय लिया। और ये वही कांग्रेस पार्टी पूरी की जो ये कहती थी कि वो सिंधिया जी ने तो उनको गलतफहमी में रखा है, वो कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। तो फिर इस नाते क्या पंकज जी माना जाए कि आप लोगों ने तो अपना दायित्व निभा दिया, लेकिन अब जिनको कहा जा रहा है कि जो आए और जिनसे वचन पूरे करने हैं, जिनके लिए वचन पूरे करने हैं, अब उनमें से कईयों को पद छोड़ने पड़ रहे हैं, तो कुछ कुछ बगावतें वहां हो रही हैं, ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है। संजय यादव साहब से एक छोटा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। संजय यादव जी, फाइनल कमेंट आपकी पार्टी छोड़कर जो लोग गए वो सारे मोह माया छोड़कर गए। पुनीत जी, कुछ नहीं छोड़ना पड़ा किसी को। वो सिंधिया जी ने उनको बलि का बकरा बनाया। सिंधिया जी को 2 चीजों से बहुत प्यार था, एक 27 सफदरजंग, उनको मकान किसी भी हालत में वापस चाहिए था। दूसरा, एक बैंक के घोटाले से इनको बचना था। इनको मालूम था अगर हम छोड़ के नहीं जाएंगे तो केंद्र सरकार जैसे पी चिदम्बरम को बंद किया था, सिंधिया का नंबर था। तो सिंधिया ने 22 लोगों को बलि का बकरा इसलिए बनाया कि सिर्फ 27 सफदरजंग लेने के लिए, 27
मकान लेने के लिए 22 की बलि चढ़ा दी। अब देखिए मंत्री बने न बने सिंधिया का तो जो काम हो गया। मकान लेने के लिए कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश सरकार के कोटे के मकान त्याग के दिल्ली का मकान लिया। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर घोटाले और बैंक घोटाले के आरोपी ऋतुल पुरी के सगे मामा है। ऋतुल पुरी का किसने दिया साथ, उसका नाम है कमलनाथ। सब जानते हैं कि नरसंहार की फाइल कमलनाथ के ऊपर है। सब जानते हैं कि कमलनाथ ने मंत्रालय में बैठकर दलाली करी, कौन सा जनता के विकास का काम किया। सब जानते हैं कि किसने हिमाचल प्रदेश में नदी के ऊपर होटल तान दिया। तो चिंता कमलनाथ जी को करना चाहिए कि कहीं वो रतुल पुरी के साथ कानून के दायरे में ना आ जाए। यदि जांच एजेंसियों को संबंधित दस्तावेज मिले तो कानून की संस्थाएं कमलनाथ को कानून की परिधि में लेंगी, ये उनको तय करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामंजस्य के साथ है। चलिए, अगर तो सब कुछ सामंजस्य के साथ में है तो क्या अब जो तारीख मिल रही है उस पर यह विस्तार होगा? क्या अब जिन लोगों को ये बात बता दी गई है कि भले ही आप वरिष्ठ हों लेकिन हमें वायदा निभाना है, इसलिए आप हमारा साथ दें, क्या वो साथ उतना स्मूथली हो पाएगा? क्योंकि हर बार देर की जो वजह है वो कहीं ना जाए पर नजर तो आती है। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। कितने दिन और कितने घंटे और लगते हैं इस घोषणा में और विस्तार में, ये सारा प्रदेश और देश जरूर देख रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।